Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic physiology and the pharmacology of the androgens or the testosterons। तो आज की इस वीडियो पे हम टेस्टोस्टेरोन्स या एंड्रोजन के बेसिक फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स ये जो टॉपिक है आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी पार्ट है इंडोक्राइन सिस्टम में, या फिर आपके जो फार्माकोलॉजी 2 है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली हम इसमें फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी दोनों ही कवर करने वाले हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। एंड अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए, मेरे लेक्चर के नोट्स चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से अपना नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। हम रेगुलरली नोट्स को अपडेट करते जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंड्रोजन्स और द मेल सेक्स हार्मोन, तो अल्टीमेटली हमारे मेल में रिलीज होने वाले प्राइम हार्मोन हैं, जो एक तरीके से जो मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उसको ये डेवलप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात करें हम लोग मेल सेक्स हार्मोन्स की या एंड्रोजन्स की, तो ये बेसिकली आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलकॉर्टिकॉइड्स, उसके अलावा सेक्स हार्मोन भी रिलीज होते हैं, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो इनसिग्निफिकेंट होती है, उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं होता है। लेकिन जो मेजरली है सेक्स हार्मोन्स वो हमारे गोनेट सेल से रिलीज होते हैं। चाहे बात करें फीमेल में आपके ओवरी से होता है एस्ट्रोजन और मेल में आपके टेस्टिस से होता है टेस्टोस्टेरोन्स, इसलिए इसे हम टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोलते हैं। सो एंड्रोजन्स आर द मेल सेक्स हार्मोन विच कॉज द secondary sex characters in the secondary sex characters in the cascaded male, and testosterone or testicular hormones is the prime hormone, male hormone, which produced by the testis in about 5 to 12 mg daily। तो ये बेसिकली हमारे टेस्टिस में बनते हैं और डेली ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 12 mg प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। लेकिन टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन के अलावा भी इनमें एनाबॉलिक मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं जो इंडोक्राइन सिस्टम्स में आते हैं, इंडोक्राइन फंक्शंस में आते हैं। सो इसके जो इंडोक्राइन फंक्शंस हैं वो बाद में आपके डिस्कवर हुए। इट्स इंडोक्राइन फंक्शंस वाज स्टेबलाइज इन 1849 बाय द ब्रेथहोल्ड। तो ब्रेथहोल्ड साइंटिस्ट ने ही टेस्टोस्टेरोन्स के बेसिकली जो आपके एंडोक्राइन फंक्शंस हैं उसको स्टेबलाइज किया था। बाद में ये हमने टेस्टिस से आइसोलेट करने के बाद इसका स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेट किया, उसके बाद इसको लेबोरेटरी में बनाया गया, जिससे हम सिंथेटिकली या सिंथेटिक डिराइव्ड टेस्टोस्टेरोन्स बोलते हैं, जो हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1935 के अराउंड पे। ठीक है, और ये सारे जो आपके मेल सेक्स हार्मोन्स की बात करें, एंड्रोजन्स की या उनके बेसिक डेरिवेटिव्स की, वो हमारे बॉडी में बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन्स जो बनते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल से, बेसिक बायोसिंथेसिस इन द मेटाबॉलिज्म पाथवे ऑफ द वेरियस स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है, के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस पे, उसका भी लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सारे जो स्टेरॉयडल हार्मोन हैं, चाहे बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो, मिनरलकॉर्टिकॉइड्स की हो या फिर सेक्स हार्मोन की हो, ये सारे के सारे कहीं कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन्स, और ये टेस्टोस्टेरोन्स हमारी बॉडी में आपके जो 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम होते हैं, जो बेसिकली होते हैं आपके गोनेट्स पे, इसके अलावा होते हैं आपके नॉन गोनेटल सेल्स में, जैसे कि बात करें मसल्स और बोन पे। तो इन एंजाइम्स के थ्रू ये बनते हैं आपके डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स। तो ये दोनों ही एक तरीके से नेचुरल टेस्टोस्टेरोन्स हैं और दोनों ही एक्टिव हैं, लेकिन आपको जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स हैं वो मोर एक्टिव होता है, उसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी रिसेप्टर से वो हाईली होती है और अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं उसमें आपके डाईहाइड्रोइपिनेस्ट्रॉन्स या फिर एंड्रोस्टेंडाइऑन भी बनते हैं, जो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट पे होते हैं। अप्रोक्सीमेटली बनता है आपका 0.25 to 0.5 mg पर डे। जो एक तरीके से वीक एंड्रोजन्स हैं, इनकी पोटेंसी बहुत ही कम होती है, अप्रोक्सीमेटली टेस्टोस्टेरोन्स के कंपेयर पे 120 to 1/20 मतलब 30 टाइम्स कम इसकी पोटेंसी हो सकती है इनकी। तो बेसिकली जो मेल सेक्स हार्मोन के जो बेसिक फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन्स या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स की होती है। इसके अलावा जो आपको टेस्टोस्टेरोन्स हैं वो हमारे लिवर में मेटाबलाइज्ड होते हैं, और मेटाबलाइज होने के बाद जो एंड्रोस्टेरोन है, जो उसके मेटाबॉलिक डेरिवेटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके यूरिन के थ्रू स्किट आउट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन रिएक्शंस, जैसे कि बात करें ग्लूकोनिक कॉन्जुगेशन की हो या फिर सल्फेट कॉन्जुगेशन की हो। और इसकी भी एक्टिविटी होती है लगभग 1/10 की, मतलब 10 गुना कम होती है टेस्टोस्टेरोन्स के कंपेयर पे। ठीक है, बात करते हैं हम ड्रग्स की। तो ड्रग्स के लिए आप फार्माकोलॉजी की केडी त्रिपाठी देखिए, ड्रग क्लासिफिकेशंस में हम डिटेल बात करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे हम शो कर रहे हैं इसके ड्रग क्लासिफिकेशंस को। तो एंड्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स,
तो एंड्रोजन्स में बेसिकली आते हैं नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल्स में जैसे कि हमने कहा टेस्टोस्टेरोन्स, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स और एंड्रोस्टेरोन, ठीक। इसके अलावा सिंथेटिक की बात करें तो इसमें आते हैं मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लोक्सी, मेस्टेरोन और मेस्टेरोलोन, ये आपका सिंथेटिक है। इसके अलावा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, मींस ऐसे ड्रग जो कि सेक्स हार्मोन तो हैं ही, उनके डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन ये सेक्स केवल एक्टिविटी के लिए ना होके जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है आपके मसल्स और बोन में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि बात करें मेथेनडाइनोन, नंट्रोलोन, फेनाइल प्रोपिनेट, नंट्रोलोन, डिकनेट, ऑक्सी मेथालोन, स्टेनोजोलोल, ठीक है। ये आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं जो एक तरीके से एनाबॉलिक फंक्शंस को रिसिम्बल करते हैं, आपके जो मसल्स और बोन के जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद बात करें एंटी एंड्रोजन्स की, जिसमें आते हैं आपके सिप्रोप्टेरॉन स्टेट, फ्लूटामाइड और बिकलोटामाइड, ठीक है। इसके अलावा जो 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स हैं, जिसमें आते हैं कि फिनेस्ट्राइस और डूटास्ट्राइस, ये आपके बेसिक ड्रग क्लासिफिकेशंस हैं एंड्रोजन्स के और एंटी एंड्रोजन्स के भी और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के भी। चलिए अब हम आते हैं इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन पे, कैसे ये काम करता है। तो ये आपके सेक्स हार्मोन हैं, तो जितने भी मेजरली हार्मोन्स हैं वो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के टाइप्स के थ्रू काम करते हैं। अब न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आपने पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर में, तो बेसिकली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आपके न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है, ये आपके इनसाइड द सेल होते हैं, या तो न्यूक्लियस में होंगे या साइटोप्लाज्मिक एरिया पे होंगे। तो जितने भी आपके स्टेरॉयल हार्मोन्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और आपके सेक्स हार्मोन के, इन सारे के जो रिसेप्टर्स का जो लोकेशन है वो होता है आपका इनसाइड द सेल इन द साइटोप्लाज्मिक एरिया। तो ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि ये आपके एंड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे होंगे आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स। कहाँ होंगे? सेल्स के अंदर, आपके इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म में। और ये जो आपके टेस्टोस्टेरोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन्स हो या फिर इसके डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स हो, दोनों ही स्टेरॉयल नेचर के होते हैं, हाई लिपोफिलिक नेचर के होते हैं। तो इसलिए डिफ्यूज़ होकर पहुँचते हैं हमारे सेल्स के अंदर और यहाँ बाइंड करते हैं, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं आपके जो एंड्रोजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, HRE आपके जो DNA में होते हैं उस पर के बाइंड करते हैं, उसके थ्रू फिर आपका जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है और फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। तो ये एक बेसिक मोड ऑफ एक्शन है आपके एंड्रोजन्स का। बात करें हम इस एंड्रोजन रिसेप्टर्स की, तो इसके भी 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों ही सिमिलर फंक्शंस के होते हैं आसपास, लेकिन जो लोकेशन है वो अलग अलग होता है या सेम भी हो सकता है। तो बेसिकली ये आपके होते हैं जेनिटल एरिया पे, उसके अलावा होते हैं आपके नॉन जेनिटल एरिया पे, जिसमें आते हैं मसल्स एंड बोन। लेकिन इनमें जो एंजाइम्स हैं 5 अल्फा रिडक्टेज की, क्योंकि आपका ये जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स हैं वो हाईली एक्टिव है, तो इसी फॉर्म पे ये बनता है हमारे बॉडी के अंदर मेजरली और अपना वर्क करता है। दोनों की जो एक्टिविटी है सिमिलर होती है बट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, हम आगे बात करेंगे। तो ये आपका जो जेनिटल एरिया पे होते हैं 5 अल्फा 2 रिडक्टेज, जबकि आपके मसल्स और बोन में होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज 1 टाइप 1, ठीक है। तो 5 अल्फा रिडक्टेज 2 आइसोएंजाइम के लिए जो हैं फिनेस्ट्राइड्स जो हैं वो बेसिकली आपके इनहिबिटर्स हैं। अब इनके बेसिक डिफरेंसेस क्या है फंक्शंस में, वो आप समझ लीजिए। दोनों ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप चाहे तो स्क्रीन में देखिए, हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बात करें हम टेस्टोस्टेरोन की, तो उसका जो बेसिक फंक्शंस हैं, एक तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उसमें जो LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसको इनहिबिट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उसमें जो आपके गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, जीन हार्मोन्स हैं, उसके थ्रू आपका जो LH और FSH है वो रिलीज होता है। और बेसिकली जो LH है वो आपके रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन के रिलीज़ के लिए, ठीक है। FSH जो है एक तरीके से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis उसके रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो LH है वो आपके रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तरीके से इनहिबिटरी फंक्शन का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर हाई हो गया है तो आपके ये एक तरीके से LH को इनहिबिट करता है ताकि और रिलीज ना हो सके टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा आपको जो टेस्टिस है उसमें काम करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। आपके जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि बात करें एपिडायडिमिस की हो, वास डिफरेंस की हो, सेमिनल वेसिकल्स की हो, उसको भी डेवलपमेंट करता है फीटस के दौरान। उसके अलावा ये इरिथ्रोपोसिस भी कॉज कराता है। और आपके जो मसल्स और बोन में एनाबॉलिक फंक्शंस, इंक्रीज द मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ, वो भी रिस्पॉन्सिबल करता है। लेकिन बात करें डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन्स की, तो वो आपके एक्सटर्नल जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें आते हैं स्क्रोटम, पेनिस, मेल, यूरेथ्रा, इनमें ये रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा पिवोटल चेंजेस, जैसे कि बात करें सेक्सुअल मैच्योरिटी हो, सेक्सुअल बिहेवियर की हो, मेल बिहेवियर की हो, प्रोस्टेट ग्रोथ की हो, आपके बाल आना की हो, हेयर फॉलिकुलर की हो, ग्रोथ की हो,
ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वॉइस में जो भारीपन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। बाकी ओवरऑल दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन बेसिकली आपका जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स हैं DHT हैं वो आपके हाईली एक्टिव हैं एज कम्पेयर टू द टेस्टोस्टेरोन्स। तो ये आप याद रखिए, जीपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब आते हैं इसके बायोलॉजिकल एक्शंस पे। तो पहला एक्शंस है आपका एंड्रोजेनिक एक्शंस, मतलब ये हमारे बॉडी में मेल में खासकर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। तो ऑल चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के दौरान ये पूरे जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में वो इसी की वजह से होता है। इसमें आपका बहुत सारे चीज़ें हैं, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। आप देखिए एक बार, ग्रोथ ऑफ द जेनिटल पार्ट्स, जो भी जेनिटल पार्ट्स हमारे पेनिस हैं, यूरेथ्रा हैं, आपके पास डिफरेंस वगैरह हैं, सिग्नल वेसिकल्स हैं, सबको डेवलपमेंट कराता है। इसके अलावा हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी दाढ़ी का बाल आना, आपकी छाती में बाल आना है, आपके आर्म पेट में हो या पिबिस एरिया पे जो बाल आने हैं, ये सभी इसी की वजह से होता है। इसके अलावा जो आपका आवाज़ में भारीपन है, आपके हेयर ग्रोथ है, ये सब आपका सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स के रूप में होते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन ही कराता है। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शंस हैं एंड्रोजेनिक फंक्शन। इसके अलावा आपकी ये एनाबॉलिक फंक्शंस भी प्ले रोल करता है। सेकेंड है आपका टेस्टिस में, ये आपके जो नॉर्मल लेवल है वो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मल लेवल होना बहुत ही जरूरी है टेस्टोस्टेरोन का, ताकि आपके टेस्टिस से स्पर्म्स बन सके। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मल लेवल से हाई लेवल कर दें, अधिक करेंगे तो क्या होगा, अधिक करेंगे तो आपके जो नॉर्मल फंक्शन है, आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं, जीन हार्मोन है, गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाएंगे। प्रॉपर रिलीज नहीं हो, टेस्टिस जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। टेस्टिस का काम है टेस्टोस्टेरोन को बनाना, लेकिन आप एक्सटर्नली बाहरी से ज़्यादा लेंगे अधिक अमाउंट पे, तो क्या होगा, अधिक लेंगे तो आपका जो टेस्टिस है वो बनाएगा नहीं। अगर बनाएगा नहीं तो फंक्शन नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से, तो उसकी क्या होगी, एट्रोफी होगी। सो इट मे कॉज द टेस्टिकुलर एट्रोफी ड्यू टू द डिक्रीज द रिलीज ऑफ गोनेटोट्रोपिन्स। ठीक है, अगर हमारी बॉडी अच्छा है, हम स्वस्थ हैं, हमारा टेस्टिस काम कर रहा है, फिर भी हम एक्सटर्नल रूप में एंड्रोजन्स लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, तो हमारा टेस्टिस काम करना बंद कर देगा बाय द फीडबैक सिस्टम। तो ये भी हार्मफुल हैं। कई जो आपके स्टेरॉइड्स की बात करें, जो जिम वाले लेते हैं अपने बॉडी को मसल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो तो होता ही है, वो होगा नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंसी भी कॉज करा सकता है। लार्ज डोज पे कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म पे लेंगे तो उससे टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली इनहिबिट हो सकता है। इसके बाद करें आपके मसल्स ऑन बोन में, तो वहाँ पे एनाबॉलिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आपकी जो बोन का ग्रोथ है, आप मसल्स का ग्रोथ है, स्ट्रेंथन है, वो सब ये कराता है। इसके अलावा जो आपकी एपिफाइसिस है, आपके जो बोन का फ्यूज़ होना है, वो सब यही कराता है। लेकिन आपको जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्लियर नहीं कराता। टेस्टोस्टेरोन से ही आपके जो एस्ट्रोजन बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हमारे जो बॉडी का ग्रोथ है प्यूबर्टी के बाद क्लोज कर देते हैं। हमारा बॉडी फिर और ग्रोथ नहीं हो पाता, मतलब हम और लंबे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपके एरिथ्रोपोइसिस भी कराता है, मीन्स ये एरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। और एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज़रूरी है आपके एरिथ्रोपोइसिस के लिए, मीन्स आपके जो एरिथ्रोसाइट्स हैं आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, तो इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया उसकी बायोलॉजिकल एक्शन। फिजियोलॉजिकल एक्शन इतना काफ़ी होगा आपके फिजियोलॉजी के लिए, लेकिन हम आगे बात करेंगे काइनेटिक यूजेस के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है काइनेटिक आपके फार्माकोलॉजी के रूप में। तो बात करें फार्माकोकाइनेटिक की, तो ये जो हार्मोन है वो आपके एक तरीके से ओरली इनएक्टिव है। हम इसको ओरल रूट से नहीं देते हैं, हम इसको आईएम रूट से दे सकते हैं, क्योंकि ओरल रूट से देने से आपके जो लीवर में जाता है और हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें होते हैं और हाईली होते हैं, जो कि काम का नहीं है, इसलिए इसको आईएम रूट से देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन्स हैं वो भी आपके आईएम से देंगे तो उनका भी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम स्टर्स डेरिवेटिव हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी प्रोपेनेट वगैरह हो गया, तो हम स्टर्स डेरिवेटिव के रूप में यूज़ करते हैं आपके इस टेस्टोस्टेरोन्स का, जितने भी सिंथेटिक हो या फिर नेचुरल हो उनका। इसके अलावा इनके जो अलग डेरिवेटिव्स हैं, उनके जो काइनेटिक फंक्शन है वो अलग हो सकते हैं। कुछ कॉमन है, ये सारे के सारे आपके मेटाबोलाइज लीवर से होंगे। लिवर्स में होने के बाद ये एक तरीके से ग्लूकोनिक कॉन्जुगेशन या सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलेंगे। और जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 98%। किससे बाइंड होगा ये आपके होगा सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बाइंड होता है, याद रखिए। ठीक है, अब इसकी बात करें बेसिक यूजेस की, तो जाहिर सी बात है ये हार्मोन है, तो इसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर में किसी वजह से पिट्यूटरी फेलियर की वजह से हो या गोनेट फेलियर की वजह से हो, हाइपोगोनेडिज्म हो गया,
आपका टेस्टिस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है टेस्टोस्टेरोन का, तो हम इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग टेस्टिकुलर फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, आपके एड्स रिलेटेड मसल्स वेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेल इनफर्टिलिटी है, इम्पोर्टेंसी है, उनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं एक नॉर्मल डोज पे। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पे। तो अगर गलती से हम फीमेल्स में देंगे तो ये फीमेल्स में मेल लाइक करेक्टर्स को डेवलप करेगा, मतलब उसमें जो मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उनके बाल हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, आवाज़ भारीपन होगा, ये सब चीज़ें होंगी। उसके अलावा ये ओलिगोजेनेसिस जूस्पर्मिया भी कर सकता है। जैसे हमने कहा, अगर हम लॉन्ग समय तक हाई डोज पे लेते रहेंगे तो आपकी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी, टेस्टिकुलर का फंक्शन कम हो जाएगा, उससे आपको ओलिगोजूस्पर्मिया भी हो सकता है। ठीक है, जो बेसिकली आपके जो भी जिम वाले रहते हैं, अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का या स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं लॉन्ग समय तक, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ये साल्ट रिटेंशन एडिमा भी कॉज करता है, हेपेटिक कार्सिनोमा जॉन्डिस भी कॉज कर सकता है, इसलिए हम हेपेटिक पेशेंट में हम लोग या जॉन्डिस में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते ये ड्रग। ये गायनेकोमेस्टिया भी कॉज करता है। अब आप बोलोगे सर ये तो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, एंड्रोजन की कमी से होने वाला डिसीज़ है, तो ये होता क्या है, ये गायनेकोमेस्टिया करता जरूर है, लेकिन किन में करता है, चिल्ड्रंस में या फिर लीवर फेलियर पेशेंट में, क्योंकि इनका जो लीवर है प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, तो ये प्रॉपर्ली मेटाबलाइज नहीं होंगे और एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे। तो जो आपके बॉडी के अंदर में जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं एक्यूमुलेट होंगे, वो कहीं ना कहीं फर्दर एस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट्स होंगे, और एस्ट्रोजेंस आपके फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को बढ़ाता है, तो इसलिए वो इनडायरेक्टली एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करके गायनेकोमेस्टिया कॉज करा सकता है। इसके अलावा पेरिफेरल, इसलिए बेसिक चीज़ें इसके साइड इफेक्ट्स हैं। सो दीज आर द बेसिक अबाउट द एंड्रोजेंस। इसके अलावा हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एंटी एंड्रोजेंस के बारे में। तो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, मतलब ऐसे स्टेरॉइड्स जिनमें सेक्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कम होती है, लेकिन एनाबॉलिक प्रॉपर्टी जो है आपके, जैसे कि बात करें डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मसल्स एंड द बोन, उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें आते हैं आपके नालांड्रोन, ऑक्सीमिथालोन और सेंट्रलजोल और मिथानडाइओन, ये सब ड्रग आते हैं। तो इसको हम एनाबॉलिक एक्टिविटी के लिए लेते हैं, जिम वाले खासकर लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए उनको। जो साइड इफेक्ट्स है इनमें आपके जो होंगे, सारे साइड इफेक्ट्स लगभग सेम होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें जॉन्डिस वगैरह भी होता है, इसलिए लगभग सिमिलर होते हैं। इसको हम बेसिकली जो है कैटाबॉलिक स्टेट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में आपके सब ऑप्टिमल ग्रोथ इन बॉयज़ जब होता है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपके हाइपोप्लास्टिक हीमोलिटिक एनीमिया वगैरह में भी कर सकते हैं, एंड टू इन्हेंस द फिजिकल एबिलिटी एंड इन एथलीट्स में भी हम करते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ द एंड्रोजेंस, फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी बोथ। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज प्रेस द like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching, and if you want to note this lecture please take a screenshot. Okay, चलिए, thank you.